नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाठ का पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। अर्थात वे सबका भला ही चाहते थे। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और छायादार होता है, उसी प्रकार से फादर बुल्के का भी व्यक्तित्व था। देवदार का वृक्ष लोगों को छाया तथा शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे तथा उनके दुखों को दूर करने का भरसक प्रयास करते थे। इसलिए कहा गया है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा जाना चाहिए? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। इस बात के लिए बहुत से कारण हैं, जिनमें से कुछ हैं। फादर बुल्के से अपने देश का नाम पूछने पर वे हमेशा यही कहते थे कि मेरा देश भारत ही है। फादर बुल्के ने भारतीय संस्कृति के महानायक राम और राम कथा को अपने शोध का विषय चुना और राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध लिखा। उन्होंने हिंदी और संस्कृत को केवल पढ़ा ही नहीं, अपितु संस्कृत के कॉलेज में विभाग अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश लिखा। जहां हिंदी जानने वाले हिंदी की उपेक्षा करते हैं, वहीं फादर बुल्के ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। वे भारतीय परिवारों के घरों में होने वाले उत्सवों तथा संस्कारों में भाग लेते थे तथा सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते थे। इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होने के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे फादर बुल्के ने हिंदी में एमए किया। उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास का हिंदी में पूर्ण किया। उन्होंने सुप्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। उन्होंने बाइबल तथा ब्लू बर्ड का हिंदी में अनुवाद भी किया तथा सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी उन्होंने भरसक प्रयास किए। इन बातों के आधार पर फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। चौथा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पाठ के आधार पर फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं। उनका व्यक्तित्व सात्विक तथा आत्मीय था तथा वे सभी से प्रेम करते थे। ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी होने के कारण वे हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण किए रहते थे। गोरा रंग तथा नीली आंखें उनकी प्रभावशाली पहचान थी। उनकी बाहें सदा दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वे वात्सल्य एवं प्रेम की मूर्ति थे। दुखी तथा विरक्त लोगों को वे सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर शीतलता प्रदान करते थे तथा उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते थे। भारत देश से उन्हें अत्यधिक प्रेम था। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। वे मानवीय गुणों से भरे हुए थे तथा उनके अंदर मानव के प्रति कल्याण की भावना थी। वे लोगों को अपनी शुभ आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों में हमेशा ही वात्सल्य रहता था। वे जिससे भी एक बार मिलते थे
के साथ हमेशा ही जुड़े रहते तथा उसके सुख दुख में उसका हमेशा साथ देते थे। किसी का भी दुख उनसे देखा नहीं जाता था। दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए वे अपना हर संभव प्रयास करते थे। इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक नई छवि प्रस्तुत की है। यह आप किस आधार पर कह सकते हैं? सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी होती है कि वह घर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लगा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुओं तथा लोगों के प्रति कोई प्रेम, कोई अनुराग नहीं होता। वह समाज से अलग अपने आप में ही रहता है। वह अपने तथा अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतया विरक्त रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग फादर बुल्के ने सन्यासी की एक नई छवि प्रस्तुत की है। जैसे उन्होंने सन्यास ग्रहण करने के पश्चात भी अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ समय तक वे कॉलेज में भी पढ़ाते रहे, सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहे। वे घरों में होने वाले उत्सवों संस्कारों में भी बड़े बुजुर्ग की भांति सम्मिलित होते थे। इसीलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। 7वां प्रश्न है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक को यह अनुमान था कि विदेशी सन्यासी की मौत पर कौन आंसू बहाएगा, अर्थात सन्यासी फादर बुल्के जो हैं वह बाहर से आकर हिंदुस्तान में बसे थे, तो उनकी मृत्यु पर कोई भी नहीं आएगा। लेकिन लेखक का यह अनुमान बिल्कुल गलत निकला। फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की इतनी अधिक भीड़ थी जिसे गिनने का प्रयास करना व्यर्थ था। इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि नम आँखों को गिनना व्यर्थ ही स्याही फैलाने जैसा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जिस प्रकार उदास संगीत को सुनने पर एक निस्तब्धता छा जाती है, आंखें भर जाती हैं, उसी प्रकार से जब हम फादर कामिल को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके ना रहने से मन उदासी से भर जाता है। 8वां प्रश्न है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? फादर कामिल बुल्के ने भारत आने का विचार इन कारणों से बनाया होगा कि उनके मन में हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रही होगी। फादर के मन में भारत के संतों, ऋषियों तथा आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा तथा वे भारतीय संस्कृति के प्रति भी आकर्षित रहे होंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी सुना होगा कि भारत में अपनेपन की भावना बहुत अधिक है और वहाँ अतिथियों का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। इन्हीं कारणों से वे भारत आना चाहते होंगे। 9वां प्रश्न है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रेम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वे अपनी जन्मभूमि से अत्यधिक प्यार करते थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी माँ तथा परिवार के अन्य लोग रहते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, लेकिन यह स्वाभाविकता ही है कि उसकी जन्मभूमि की यादें हमेशा उसके साथ जुड़ी रहती हैं। यदि हम अपनी जन्मभूमि से दूर हों तो हमारे अंदर भी अपनी जन्मभूमि के प्रति अत्यधिक प्रेम रहेगा ही। हम कहीं पर भी रहें, हमें अपनी मातृभूमि पर अर्थात जन्मभूमि पर गर्व करते रहेंगे।
और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। भाषा अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न है 10वां, मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। इसी प्रकार से 11वां प्रश्न, आपका मित्र हडसन ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसे इस बार गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय देशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं ही करेंगे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग कीजिए। समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो दो वाक्यों या शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है, जैसे तथा, लेकिन, परंतु, और, व आदि। तो नीचे के वाक्यों से हमें समुच्चय बोधक अव्यय अलग करने हैं। जैसे कि पहला वाक्य है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और तब भी जब वह दिल्ली जाते थे। यहाँ और शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह समुच्चय बोधक है। दूसरा वाक्य है, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। इस वाक्य में कि समुच्चय बोधक तथा योजक शब्द है। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस प्रश्न में समुच्चय बोधक अव्यय तो है। चौथा वाक्य है, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यहाँ पर तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह एक समुच्चय बोधक अव्यय है। 5वां वाक्य है, पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। इस वाक्य में लेकिन एक समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यह था हमारा पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। धन्यवाद।